1971 बड़ा याद आता है, तो याद रखो 1971 वाले अभी भी हमारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। आज भी बंगाली तुम्हें गालियां देते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे करीब आ चुके हैं। तो ये तो भाई साफ कहते हैं चपेट पड़ गई है तुम्हारे मुंह पे। और दूसरा 1947 में भाई शायद तुम्हें भूल गया है, कुछ चीजें याद करवा दूं कि हम लोग पूरा मुल्क तुम्हारे अंदर से लेके चले गए थे। तुम कहते हो ना पाकिस्तान तोड़ने की बात, तो तुम्हारा पूरा मुल्क ही हमने तोड़ दिया था 1947 में। और 1948 में उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर आधा लेके हम चले गए। और याद रखो कश्मीर पूरा हमारा है, अभी आधा हमने लेना है। तो अभी सर इतना ही डोज तुम्हारे लिए काफी है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जी, इंडिया ने अब भी जाहिरियत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा था पानी नहीं देंगे, लेकिन काम उल्टा हो गया, उन्होंने पानी छोड़ दिया है। और ये डायरेक्टली अब जो हमला हो रहा है ये कहां होने जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान किस तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान उसे कैसे काउंटर करेगा, ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। स्टोरी थोड़ी सी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव स्टोरी है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं। थोड़ा आगे चल के डेफिनेटली इसकी वजाहत करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम्हें हो क्या जाता है यार, ये कैमरा स्टार्ट होता है ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के ऊपर बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया तुमने। ये चौधरी साहब जो हमारा वीलॉग चल रहा है ना, इसके ऊपर ये आरएसएस कम्युनिटी स्पेशली जो है ना, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। वो अन्यवाह कमेंट शुरू कर देते हैं। तुम्हें ब्लड प्रेशर हो जाएगा यार सारे काम में। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, यकीन माने मैं इनकी दिमाग की नसें फाड़ दूंगा, ठीक है। और बस नशे में कह रहा हूं। अब चले आगे चलते हैं। अब जो लड़ाई इस वक्त चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये लड़ाई अब लंदन के अंदर भी लड़ी जा रही है। और कल पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने इंडियन कम्युनिटी भी इकट्ठी होगी और साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इकट्ठी होगी। और वहाँ पे सबसे पहले इंडियंस आए, इंडियन आके वहाँ पे उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाने का कमाल देखो, वैसे जो हमारे ना ये बड़े इनोवेटिव है। वहाँ पे पाकिस्तानी सफारतकारों ने फौरी तौर पर वहाँ पे चाय का स्टॉल लगा दिया जहाँ पे फ्री टी थी, और साथ अभिनंदन का एक स्केच लगा दिया, जो मूंछों वाला अभिनंदन का स्केच है ना वो, और साथ लिख दिया कि टी इज फैंटास्टिक। और उसे कहा कि अच्छा, शुरू में जब ना इंडियन आए ना, उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी है, यहाँ पर मुफ्त चाय मिल रही है। उन्होंने जाके चाय पीनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने स्केच देखा, फिर वो देखा, फिर वो कप फेंक के वहाँ से चले गए। और पाकिस्तानियों ने वो चाय वहाँ पे कप लेके ना उनको दिखाने शुरू कर दिए, साथ साथ इसके अजीबोगरीब से इशारे करना शुरू कर दिए। वहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। अच्छा, वहाँ पे जो जबरदस्त किस्म के नारे इंडियन भी लगा रहे थे ना, वो पंजाबी थे। अच्छा, वो पंजाबी थे। और ये याद रखो कि पंजाब के अंदर सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं होती, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी है। तो वो ज़ाहिर है जो पंजाबी है ना, इनके घनगर्ज बहुत ज़्यादा होती है, इनका थोड़ा सा हौसला बुलंद होता है। तो वहाँ पे जो हिंदू पंजाबी है ना, वो ज़्यादा फुदक रहे थे, ज़्यादा आवाज़ें लगा रहे थे। और इस साइड पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग पहली मरतबा इकट्ठे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो मियां नवाशी के जो फ्लैट्स हैं उनके नीचे खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर नारे लगाते थे, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान होते थे, लड़ते थे, बल्कि पुलिस को भी बाजुकात फेंटा लगा देते थे, फिर फरार हो जाते थे। तो ये वो सारे लोग हैं जिनकी प्रैक्टिस है पिछले 5, 6, 7 साल की, कि किस तरह नारे लगाने हैं, किस तरह दूसरे लोगों को जिच करना है। इनकी आवाज़ें बड़ी खौफनाक हैं और जो हलक है ना इनके अंदर से, वो पूरा लाउड स्पीकर हो चुके हैं। आप देखते हैं जब नारे लग रहे थे मियां नवाज शरीफ के फ्लैट के नीचे, तो बगैर लाउड स्पीकर के कितनी खौफनाक आवाज़ें होती थी इनकी। तो वही आवाज़ें जो हैं इन्होंने कल वहाँ अपने सफारत खाने के सामने खड़े होकर मोदी के खिलाफ लगानी शुरू की। जब लगाई तो दूसरी साइड पर बड़ा सन्नाटा तारी हो जाता था। वहाँ पे खवातीन भी थी, इंडियन खवातीन भी थी, वो बड़े फोश इशारे कर रही थी। फिर पाकिस्तानी सफारत खाने के जो लोग हैं वो ऊपर बालकनी में खड़े हो जाते थे। एक साहब हैं जो वहाँ पे सफारत खाने में काम करते हैं, इंडियन ने कहा कि ये कर्नल है। उन्होंने खुद ही कह दिया कि कर्नल है, जबकि सफारतकार है यार। और उन्होंने वो आए बालकनी में और उन्होंने चाय का कप उठाया हुआ है। अच्छा, चाय का कप जो है ना, आपको पता है कि इंडिया की बहुत बड़ी छेड़ है। वो ऐसा लगता है कि ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती कर दी है कोई, क्योंकि मेरा ख्याल अभी अंदर बेचारे के साथ उसके साथ ज्यादती होगी, थोड़ी सी बेवकूफ़ी हमाकत कर गया। उसे क्या जरूरत थी चाय की तारीफ कर देता पाकिस्तान की। बट ठीक है, आप आए हो, वो कहे जी अच्छी मेहमान नवाजी हुई है, ठीक है। उसकी हमाकत जो है ना, उसने पूरे इंडिया के लिए ना एक बेइज्जती का बायस बना दिया कि जब भी किसी जगह पे भी कोई इंडियन आपको नजर आए ना, आप सिर्फ एक ना कप की इस तरह करके जरा निशानी सी करके ना बना के ना मुक्का सा कप ऐसे करें, उसके बाद देखें उसका रंग सुर्ख हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो मगलजात बकरा होगा। तो एक छेड़ बन गई है पूरी कौम की। तो वहाँ पे भी वो जो सफारतकार थे वो बालकनी में खड़े होकर, कप उनके हाथ में था, चाय की चुस्की ले रहे थे, ऐसे ऐसे चाय सामने रख रहे थे। और उस पर बहुत ज़्यादा नीचे जो परेशानी थी, इधर से जो पाकिस्तानी थे वो नारे लगा रहे थे और जो इंडियंस थे वो ज़ाहिर शर्मिंदा थे, वो भी लगे हुए थे। बल्कि खातून ने तो ये करके बनाना शुरू कर दिया, गला काट देंगे। और ऊपर से सफारतकार ने जब ये किया ना, तो वो उसके बाद फिर ज़ाहिर है तो ये बड़ी सोते। अब ये पाकिस्तानी जो है ना, ये इंडियन हाई कमीशन की तरफ जा रहे हैं। तब इन्होंने फैसला किया कि इंडियन हाई कमीशन के सामने खड़े होकर रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे नारेबाजी की जाएगी। तो अब पता नहीं इंडियन हाई कमीशन का क्या बनता है, क्योंकि ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारे लोग कमाल है वैसे इस कामों के, ऐसे कामों के बहुत ही माहिर हैं। तो शायद मेरा ख्याल इन सबको जंग चाहिए, या लड़ने वाली कौम है, और अगर लड़ाई बाहर ना हो रही हो तो आपस में लड़ लेते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। चीज़ है कि जब से जंग की खबर आई है ना, पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, हम एंजॉय कर रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ओकेजन आ रहा है, इवेंट आ रहा है और सब इकट्ठे हुए होंगे, ऐसी की तैसी तुम आओ। तो सही जंगजू है ना, हम सब जंगजू है ना सारे, एक साइड पे जंगजू इकट्ठे हुए हैं ना, जिनका काम ही लड़ना है। और ये ध्यान में रखो कि हमारा डीएनए लड़ने वाला। तो जब हमें बाहर से कोई दुश्मन मिल जाता है तो हम इकट्ठे होकर उसके साथ लड़ लेते हैं, और जब वो दुश्मन चला जाता है, अमन कायम हो जाता है, तो हमारा डीएनए तो वहीं कायम रहता है, तो फिर हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। आप देख लो, हर शहर के अंदर लड़ाई हो रही होती है, खानदान के अंदर लड़ाई हो रही होती है, दफ्तर के अंदर लड़ाई हो रही होती है,
किसी न किसी वजह से, किसी सियासी जमात को लेके, किसी मजहबी जमात को लेके, किसी फिरका वाराना जमात को लेके, तो हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। इवन मस्जिदों के अंदर भी मुसलमान लड़ लेते हैं बड़े इत्मीनान के साथ। पहले लड़ेंगे, फिर उसके बाद नमाज पढ़ेंगे इत्मीनान के साथ, फिर दुआ करेंगे, दुआ करने के बाद फिर लड़ेंगे। तो ये हमारा जो डीएनए सुलह भी कर लेते हैं, सिर्फ लड़ते नहीं। दरम्यान में देखो ना, मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं बड़े इत्मीनान से सब भाई भाई होके, फिर उसके बाद जब नमाज से फारिग होते हैं कहते तेरी ऐसी तैसी। इंडियन एक्सपीरियंस होने का छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब ये हाई कमीशन के सामने मुजाहरा हो रहा था, तो वहाँ ये कुछ हिंदू कम्युनिटी के कुछ वो तिलक लगा के पहुंचे हुए थे, तो वहाँ एक साहब ने कुछ ऐसी हरकत कर दी, वहाँ की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब वो सारे इंडियंस पीछे पड़े हैं, जिसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, उसकी पुलिस जो है, जो वहाँ की पुलिस है, वो उसे भाई तुन के ले गई वहाँ से, और ये पीछे चीखते रह गए। प्रॉब्लम क्या है, इन बेचारों को एहतजाज करना भी नहीं आता कि वहाँ पे करना कैसे, और कर लिया तो भागना कैसे। अच्छा, एक और भी है ना कि वहाँ पे इंडियन जो है ना, एक प्लस पॉइंट भी है। देखो प्लस पॉइंट है ना, उनका भी आपको एहतराम करना चाहिए। वो इंग्लैंड के अंदर जाके ना काम करते हैं, कुछ शक नहीं है, वो कोई ना किसी काम पे लगे, तो कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है। हमारी जो कम्युनिटी है ना, उसमें बहुत सारे लोग वेले होते हैं। वो सुबह उठते हैं, कहीं ना कहीं जाके नाश्ता फरमा लेते हैं, उसके बाद किसी न किसी के पास काफ़ी चाय पी लेते हैं, शाम को फिर कोई पुफी का बेटा उनको मिल जाता है, उसके डेरे पे चले जाते हैं। तो हमारे लोगों के पास ना काम नहीं होता, क्योंकि हम काम नहीं करना चाहते। तो हमारा काम जो ज़बरदस्त यही है कि किसी जगह पंगा हो ना, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि अगर आपकी लड़ाई होगी ना, तो आपके बहुत सारे कजन, बहुत सारे दोस्त जो है ना, बगैर देखे हुए कि इसका कसूर है या उसका कसूर है, वो लाठियाँ लेके चल पड़ेंगे कि हाँ जी लड़ाई होगी साड़ी, चलो टेलीफोन कर देंगे, लड़ाई होगी आ जाओ, तो लोग हाकियाँ खींच के ना वहाँ चले जाएंगे। तो इंग्लैंड के अंदर भी यही हो रहा है, यूरोप के अंदर भी यही हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी ये हो रहा है। तो पाकिस्तानी इस काम के माहिर है, तो इंडियंस की ये प्रैक्टिस नहीं है। और सेम इसी तरह इंडियन आर्मी जो है ना, उसकी भी प्रैक्टिस नहीं है लड़ने की। हमारी तो बड़ी प्रैक्टिस है, क्योंकि देखें ना, अगर इंडिया के बॉर्डर के साथ हमारी गड़बड़ हो जाती, ठीक नहीं होता, तो हमारे अंदर दहशतगर्दी इतनी ज्यादा है कि हमारी वहाँ पे प्रैक्टिस होती रहती। हमने उस दुश्मन को मारा हुआ है जो नजर नहीं आता, जो पहाड़ों में छुप जाते हैं। इस दफा तो हमें पता है ये बैठे कहाँ हैं, हमें तो पता है ये इंडिया ये सामने बैठे हैं, तो इनकी तबीयत अच्छी खासी साफ होगी। देखो ना, दो बड़ी पावर से जो हमारे इलाके में आई, अफगानिस्तान के अंदर रशियन, सोवियत यूनियन, तो पाकिस्तानी फौज ने क्या सलूक किया उनके साथ, बल्कि पाकिस्तान ने क्या सलूक किया, वो सोवियत यूनियन तोड़ दिया। इसके बाद फिर अमेरिकन आए, 20-22 साल तो यहाँ पे बैठे रहे, और पाकिस्तान जो था वो वाहिद उनकी पनाहगाह थी। इवन जब वो यहाँ से जा भी रहे थे, तो सारे जहाज उनके, सारे इक्विपमेंट पाकिस्तान के जरिए यहाँ से गए। और इस वक्त भी बहुत सारे अफगानी ऐसे हैं जो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, वो इस चक्कर में कि उनको वीज़े जारी किए हुए हैं यूरोप ने या अमेरिका ने, जो उन्होंने अमेरिका जाना है। तो इस वक्त भी हम उनकी मेज़बानी कर रहे हैं इस वक्त, जो यूरोप के या अमेरिका के मेहमान हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में बड़ा तगड़ा है। दोस्तों आप देख लें ना, इंडिया ने और दूसरे मुल्कों ने मिल मिला के हमारे सवात के अंदर जो 2007 में कितनी ज़्यादा दहशतगर्दी थी, वो सारा इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल से निकल गया था। लेकिन देख लें, जिस दिन पाकिस्तान ने फैसला किया कि हमने इसको साफ करना है, आप देख लो 6 महीने बाद मुकम्मल तौर पे अमन था, सारी सड़कें खुल चुकी थी, सारे शहर खुल चुके थे, और उसके बाद आज तक वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सका। तो ये पाकिस्तान का कमाल है। अभी देखिएगा, जब हमने ये फैसला किया ना बलूचिस्तान को क्लियर करने का, आप इस साल के आखिर में, मैं कह रहा हूँ 2025 आखिरी है, वहाँ बलूचिस्तान में आपको BLA नजर ही नहीं आएगी। ये और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, या TTP भी आप देख लीजिए, बिल्कुल नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान का ये कमाल है कि जब ये फैसला करता है तो फिर ये कमाल ही कर देता है। ठीक है, स्टेट फैसला कर चुकी है, स्टेट फैसला ठीक है। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पे हमला किया है जी इंडिया ने, और ये मंगला डैम पे हमला हुआ है, लेकिन ये स्टोरी इसके बाद हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको देना जा रहे हैं। एटम बम की हम बात करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की हम बात करते हैं, पाकिस्तान के पास भी है और इंडिया के पास भी है। लेकिन पाकिस्तान को ये एज कहां हासिल है, ये डिटेल हम आपको थोड़ी सी बताएंगे। चीज याद रखिएगा, इंडिया ने एक जमाने में कुछ अर्सा पहले कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई थी। ये जंगी हिकमत अमली होती है कि वो पाकिस्तान को कहां से नुकसान देंगे। उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर ऐसा को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने एक टैक्टिकल वेपन बनाया। ये टैक्टिकल वेपन अदर देन एटम बम है। ये टैक्टिकल वेपन क्या है और पाकिस्तान को एज कहां हासिल है इंडियन बॉम्ब्स के ऊपर, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चॉइस। अब देखो, अगर पाकिस्तान का नक्शा आप देखें तो पाकिस्तान एक लंबा मुल्क है और इसकी थिकनेस कम है और लंबाई ज्यादा है। अब देखें, कराची से स्टार्ट होता है और उसके बाद चाइना के बॉर्डर तक जाता है, एक लंबी पट्टी है, और जो डेप्थ है वो कम है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर डेप्थ है बहुत ज्यादा है, कोई बड़ा मुल्क है ना जी। और यहाँ पे अगर फर्ज कर लें कि उनके नॉर्दर्न बॉर्डर पे, ये जो हमारा पंजाब की तरफ यहाँ पे जंग होती है, तो जो साउथ है, साउथ ऑफ इंडिया तक तो ये जंग पहुंचेगी नहीं, क्योंकि बहुत दूर है वो। उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि इस साइड पे जंग भी है, क्योंकि डेप्थ है उनकी, मतलब बड़ा मुल्क है, इस तरह चकोर है। पाकिस्तान जो एक लंबा सा मुल्क है पट्टी की तरह, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे जंग हो जाती है तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो GT रोड के ऊपर आए और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। यानी जो एक हिस्सा पाकिस्तान का वो, और जो दूसरा हिस्सा, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन खत्म हो जाए। और ये बड़ी हद तक पॉसिबल भी है कि अगर कोई कन्वेंशनल जंग होती है और पाकिस्तान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, तो इंडिया के ज़हन में यही है कि हम फौरी तौर पर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। और जब तोड़ देंगे तो ये वाला हिस्सा जो ना उस हिस्से की मदद नहीं कर सकेगा, वो हिस्सा इस हिस्से की मदद नहीं कर सकेगा। जो जाहिर है इंडिया के अंदर थोड़ा सा उनको एज हासिल है, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की अगर सपोर्ट करता है और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के जो सेंटीमेंट इस वक्त हैं वो कायम रहते हैं, यानी वो फिर जो कल तक इनके पास ये सहूलत हासिल थी कि ये एक अपनी डेप्थ क्रिएट करके उसका फायदा उठा सकते हैं, और वो खत्म हो गई। क्योंकि अब बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर से भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो फिर इंडिया फंस जाएगा, फिर ये 2 तरफ से पाकिस्तान घेर लेगा इनको। जो उससे पहले मशरकी और मगरबी पाकिस्तान जब था ना, तो इंडिया के पास यही मसला था कि इनकी फौज आधी इस साइड पे आधी उस साइड पे, तो अगर यहाँ पे जंग होती है तो उस साइड से हमें तबाह बर्बाद करते हैं। सेम इसी तरह चाइना की पोजीशन है, तो चाइनीज़ जो होते हैं उनके साथ भी सारी इंडिया की बहुत अरसे से जंग चल रही है। तो जब भी पाकिस्तान के साथ गड़बड़ होती है तो उनको
को खतरा ये होता है कि चाइना उस तरफ से प्रेशर न डाल दे। तो वो हमारे पास जो ऑप्शन है ना, जो चाइना के ऑप्शन है एक, वो भी है, साथ साथ बांग्लादेश की भी इस वक्त हमें एज हासिल है, वो चीज़ है। लेकिन ये जो सूरत इस वक्त गिविंग सूरत है वो, उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को एज हासिल है कि ये हमें दरमियान से तोड़ सकता है, 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है। उसका हल जो है वो टेक्टिकल वेपन्स की शक्ल में पाकिस्तान ने निकाला था, और वो ये था कि जो एटम बम है ना, ये याद रखो जब ये किसी जगह गिरता है तो ये आप समझो अनगाइडेड होता है, इसका जो नुकसान होता है उसको मुहैया नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे ताबकारी होती है, और ताबकारी जो है वो हवा के जोर के ऊपर भी दूर तक चली जाती है, जहाँ तक जाती है वहाँ तक ये असर करती जाती है, तबाही बर्बादी करती जाती है, बड़े स्केल पे करती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक शहर के ऊपर बम फेंका तो उस शहर तक ही तबाही रहेगी, बल्कि ये फैलेगी। ये बम जब गिरता है ना ये, तो वो अच्छा, दूसरी बात, पहली बात तो ये कि बम गिरता नहीं है, इस दिन में रखो। एटम बम जो है वो ज़मीन के ऊपर गिर के वहाँ पे गड़ा नहीं बनाता, ये फिजा के ऊपर फटता है। ये ऊपर से गिरता है और ज़मीन के पास आके फट जाता है। जब फटता है तो इसके अंदर से रेडिएशन निकलती है और हीट इतनी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ को पिघला देती है, यानी 3000, 3500, 4000 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है।